A very good afternoon to all the participants. Starting with section 80 ID of this webinar being delivered by the DTRTI Lucknow. We are doing chapter 6A, and at the present moment we are at section 80 ID. तो सेक्शन 80 ID ये कहता है कि जहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम असेसी के उसमें ऐसा प्रॉफिट्स एंड गेन्स है जो कि वो ऐसे बिजनेस से डिराइव कर रहा है किसी अंडरटेकिंग के थ्रू, जो अंडरटेकिंग सबसेक्शन 2 में मेंशन्ड है या रेफर की गई है, जिसको एलिजिबल बिजनेस कहा जाएगा इसके बाद, सच बिजनेस बीइंग हियर इन आफ्टर रेफर टू एज द एलिजिबल बिजनेस। तो इस प्रावधान के प्रावधान के अनुसार और उसके अधीन उस एसएससी की टोटल इनकम को कंप्यूट करने में एक डिडक्शन दिया जाएगा 100% ऑफ द प्रॉफिट्स का, जो उसने डिराइव किए थे, और ये 5 लगातार असेसमेंट ईयर्स के लिए दिया जाएगा, इनिशियल असेसमेंट ईयर से शुरू करते हुए। तो ये जो बिजनेस है वो इस तरह के बिजनेस के लिए दिया जा रहा है जो कि सबसेक्शन 2 में रेफर्ड है। तो 80 आईडी के तहत 2007 के बाद 80 आईडी के तहत ये डिडक्शन अवेलेबल है, जहां पर होटल कंस्ट्रक्ट हो गया था और उसने अपनी फंक्शनिंग को स्टार्ट कर दिया था 1 अप्रैल 2007 के बाद या उस तारीख को, और 31 जुलाई 2010 के पहले तक या उस तारीख तक उसने अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट कर दी थी। और या तो होटल का बिजनेस था इस तरह से, और या फिर वो कोई ऐसा बिजनेस था जिसमें कि कन्वेंशन सेंटर को बनाना, ओन करना और ऑपरेट करने का काम था। जो कन्वेंशन सेंटर एक स्पेसिफाइड एरिया में होगा, स्पेसिफाइड एरिया का मतलब वो एरिया जिसके बारे में इसी रूल में दिया गया होगा कि स्पेसिफाइड एरिया कौन सा है, सॉरी इसी सेक्शन में दिया गया होगा कि वो स्पेसिफाइड एरिया कौन सा है। और वो जो कन्वेंशन सेंटर होगा उसका कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो गया होगा 1 अप्रैल 2007 तक या जुलाई 2010, 31 जुलाई 2010 के पहले या उस तारीख तक। और तीसरा, कोई ऐसे होटल बिजनेस जो कि किसी स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। देखो तो कैसे चढ़ रहा है, चढ़ गया जा। ओह देखो कैसे जाएगा डाल के जब मार। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब है दुनिया का एक धरोहर वाला साइट, जिसको एक दुनिया का धरोहर माना जाता है। ऐसी स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट में वो होटल सिचुएटेड है। एक्सक्यूज मी। Sorry for the little interruption. Okay, we are continuing. तो ये जो डिडक्शन है 80 आईडी का,
ये किस तरह की अंडरटेकिंग को मिलता है। तो ये बात सबसेक्शन 2 में लिखी गई है। और सबसे पहली बात, जो होटल है जो कि स्पेसिफाइड में है और इन तारीखों के बीच में उसने अपना कार्य शुरू कर दिया था होटल वाला, या वो एक कन्वेंशन सेंटर है जो कि कंस्ट्रक्शन हो गया था जिसका इन तारीखों के बीच में, उस कन्वेंशन सेंटर को बनाने, ओन करने और ऑपरेट करने का बिजनेस जो है, उससे जो इनकम डिराइव हो रही है, और या फिर वो ऐसा होटल है जो कि स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, स्थित है, जिसमें एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगर ऐसा होटल कंस्ट्रक्ट किया जाता है और उसकी फंक्शनिंग भी स्टार्ट हो जाती है 1 अप्रैल 2008 और 31 मार्च 2013 के पहले, तो इन तीनों तारीखों के बीच में अगर उसकी फंक्शनिंग शुरू हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तारीखों का क्या रेलेवेंस है, तो उसको क्लैरिफाई कर दूं मैं कि जब कोई प्रावधान लाया जाता है तो उसकी शुरुआत की तारीख वहाँ डाल दी जाती है, तो बिगिनिंग ऑन दैट डे। और जब वो प्रावधान का इफेक्ट खत्म करना होता है तो बाद में ये क्लॉज ऐड कर दिया जाता है, एंड एंडिंग ऑन 31 डे मार्च 2013। तो ये एक साथ ये पूरा प्रावधान नहीं लाया गया कि पहले से सोच के लाया गया कि हम 2008 से 2013 के बीच में लाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कभी कि वो ऐसा भी किया जाए, लेकिन ये जो आखिरी तारीख है इसका इफेक्ट ये है कि इस तारीख को ये प्रावधान का इफेक्ट खत्म हो जाता है। यानी कोई भी अगर होटल अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा इस तारीख के बाद, उसको इस प्रावधान के अंतर्गत डिडक्शन नहीं मिलेगा। द डिडक्शन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी अवेलेबल ओनली इफ। अब कंडीशंस हैं कि किन कंडीशंस में इनको डिडक्शंस मिलेंगे। तो दूसरी बात, आप ये सोच रहे होंगे कि होटल्स को पहले के प्रावधानों में भी डिडक्शन मिला था। तो ये बताना चाहेंगे कि वो मिला था, लेकिन वो पिछले सालों के लिए था, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो प्रावधान में थोड़ा बदल के नया प्रावधान लाना होता है, तो उसके लिए एक अलग प्रावधान बना दिया जाता है। जैसे हमको शर्तें अगर बदलनी है या उन्हीं शर्तों पे एक्सटेंड नहीं करना किसी डिडक्शन को, तो एक नए प्रावधान के थ्रू उसको कर दिया जाता है। जैसे 80 ID एक नया प्रावधान लाया गया था और उसके अधीन ये डिडक्शन दिया गया। जो डिडक्शन है सबसेक्शन 1 में, वो केवल तभी उपलब्ध होगा, जैसे कि पिछले प्रावधानों में भी था, कि वो बिजनेस किसी पुराने बिजनेस को स्प्लिट या रिकंस्ट्रक्ट करके ना बनाया गया हो, और पहले से कोई अगर होटल हो उसको उसकी बिल्डिंग को ट्रांसफ़र करके ना बनाया गया हो, या कन्वेंशन सेंटर की बिल्डिंग को ट्रांसफ़र करके ना बनाया गया हो, और कोई मशीनरी प्लांट जो पहले यूज़ की गई रही हो उसको नए बिजनेस में ट्रांसफ़र करके ना बना लिया गया हो। और इसी के संबंध में जो भी एक्सप्लेनेशंस हैं वो भी यहाँ बोरो किए जा रहे हैं। द प्रोविजंस ऑफ एक्सप्लेनेशन 1 and 2 to subsection 3 of section 80IA shall apply। तो जहाँ पे वो बात कही जा रही थी कि मशीनरी प्लांट अगर 20% तक का है तो तब तो डिडक्शन मिल सकता है, या मशीनरी प्लांट बाहर से इंडिया से इंपोर्ट करके लाई जा रही है इंडिया में, उस टाइप के जो प्रावधान थे कि उन कंडीशन में अगर इंपोर्ट करके लाई जाती है तो तब डिडक्शन मिल जाएगा, वो प्रावधान एक्सप्लेनेशन 1 and 2 में दिए हुए थे, तो वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए गए हैं। और उसके बाद एक और शर्त यह है कि एसएससी अपने रिटर्न के साथ ऑडिट रिपोर्ट भी सबमिट करेगा अलॉन्ग विद द रिटर्न ऑफ इनकम, और जैसा कि प्रिस्क्राइब किया जाएगा उस पर्टिकुलर उस तरह से उसमें भर के और वेरीफाई करा के अकाउंटेंट से। और सबसेक्शन 4 ये कहता है कि इस प्रावधान में कुछ भी कहा गया हो तो कोई भी डिडक्शन नहीं दिया जाएगा किसी और सेक्शन में जो कि चैप्टर 6A में हो, चाहे सेक्शन 10AA में हो, किसी भी प्रॉफिट एंड गेंस को अंडरटेकिंग की अगर यहाँ पे जो डिडक्शन दे दिया गया तो फिर किसी और सेक्शन में उसको नहीं दिया जाएगा, किसी और चैप्टर 6A के सेक्शन में भी नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि द प्रोविजंस जो सबसेक्शन 5 से लेके 8 to 11 के जो सेक्शन 80IA के प्रोविजंस हैं वो यहाँ बोरो किए जा रहे हैं, जिससे कि सेक्शन से थोड़ा सा लंबाई कम रहती है इस तरह से लिखने से।
इफेक्टिवली तो लंबाई है, लेकिन लिखने में थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन हाँ, आपको रेफर करना पड़ेगा पीछे, जब भी कोई सेक्शन बोरो किया जाता है, सब सेक्शन बोरो किया जाता है, तो आपको पीछे जाके देखना पड़ेगा। और 6 में है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन कन्वेंशन सेंटर का मतलब क्या है। तो कन्वेंशन सेंटर को डिफाइन किया गया है कि वो एक ऐसी बिल्डिंग है जो प्रिस्क्राइब्ड एरिया में बनी होती है, जिसमें कन्वेंशन हॉल होते हैं, जिनका पर्पस होता है कि कॉन्फ्रेंसेस होल्ड करना और सेमिनार होल्ड करना। और वो ऐसे साइज या नंबर के होते हैं और उनमें इस तरह की फैसिलिटीज़ या सुविधाएं या अम्यूनिटीज़ होती हैं जो कि प्रिस्क्राइब सुविधाएं होती हैं। तो कन्वेंशन सेंटर के लिए जो प्रिस्क्राइब सुविधाएं हैं, ये इसमें जो रूल्स प्रिस्क्राइब्ड हैं उसके तहत आपको वो दिखाई पड़ेंगे। तो जहाँ पे वर्ड प्रिस्क्राइब आ गया, तो लेट अस सी कि इस रूल में क्या दिया हुआ है। रूल 18DE, वही सब दिया हुआ है कि जो कन्वेंशन सेंटर है उसमें क्या फैसिलिटीज़ होंगी। तो रूल 18DE में उसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि अगर वो कन्वेंशन सेंटर नेशनल कैपिटल टेरिटरी में है तो उसका मिनिमम एरिया इतना होगा, मिनिमम सीटिंग कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए, मिनिमम कन्वेंशन हॉल उसमें अंदर 10 होने चाहिए। यानी बड़ा कन्वेंशन सेंटर है जिसमें बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स होते रहेंगे। और जब वो कन्वेंशन सेंटर इन कंडीशंस को, इन स्पेसिफिकेशंस को मीट करेगा, तभी उसके सिलसिले में डिडक्शन मिलेगा। और कन्वेंशन सेंटर में कन्वेंशन हॉल्स होंगे, चाहे उनको कॉन्फ्रेंस हॉल कहा जाए, चाहे वो सेमिनार हॉल कहा जाए, चाहे उनको ऑडिटोरियम कहा जाए, या और कोई नाम दिया जाए। और ये सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। प्रत्येक कन्वेंशन हॉल जो है कन्वेंशन सेंटर का, उसमें लगा होगा, इक्विप्ड होगा, यानी उसमें लगा होगा एक मॉडर्न पब्लिक एड्रेस सिस्टम, स्लाइड और पावर पॉइंट का प्रोजेक्शन सिस्टम, LCD प्रोजेक्टर और वीडियो स्क्रीनिंग फैसिलिटी। ये सब फैसिलिटी हर कन्वेंशन हॉल में होनी चाहिए। कुर्सियाँ उर्सियाँ तो होनी चाहिए, मतलब ये एसेंशियल फैसिलिटीज़ ये भी हैं जो होनी चाहिए। कन्वेंशन सेंटर में डॉक्यूमेंटेशन सेंटर एक होगा, जिसमें कंप्यूटर, प्रिंटर, टेलीफोन, STD ISD फैसिलिटी, ईमेल, फोटो कॉपी, स्कैनिंग फैसिलिटी होगी। और इन फैसिलिटीज़ के ट्रेंड ऑपरेटर भी होंगे जो इन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो लोग कॉन्फ्रेंस और सेमिनार करने जाते हैं उनको इन फैसिलिटीज़ पड़ती है। जो कन्वेंशन सेंटर है वो पूरी तरह से केंद्रीकृत रूप से एयर कंडीशनड होगा। और जो कन्वेंशन सेंटर है उसमें एडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटी भी होगी, पर्याप्त पार्किंग फैसिलिटी होगी, और दूसरी पब्लिक सुविधाएं भी होंगी, जो जैसे टॉयलेट एक्सेट्रा, एज पर द लोकल बिल्डिंग रेगुलेशन, जैसे लोकल बिल्डिंग के रेगुलेशंस होते हैं। और फायर सेफ्टी की भी रेगुलेशंस का पालन हो रहा होगा। और ये जो फैसिलिटीज़ दी हुई हैं सब रूल 1 में, इसके अलावा कन्वेंशन सेंटर में ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे एक एम्फी थिएटर, जो कि खुले हवा में एक थिएटर टाइप का होता है, एंड लैंडस्केप्ड ओपन स्पेसेस, खुली स्पेसेस जिसमें लैंडस्केपिंग की गई हो, और आउटडोर कॉन्फ्रेंसेस या सेमिनार्स टाइप की एक्टिविटीज़ के लिए। और उसमें किचन, डाइनिंग फैसिलिटी, कैफेटेरिया या रेस्टोरेंट भी हो सकता है, केवल उन इवेंट्स को सपोर्ट करने के लिए जो कन्वेंशन सेंटर में होते हैं। कोई रेगुलर रेस्टोरेंट या कैफेटेरिया की ज़रूरत नहीं है। और क्लॉज 4 के लिए ATID के 3 में जो ऑडिट रिपोर्ट की बात की गई है, तो वो जो ऑडिट रिपोर्ट है वो फॉर्म नंबर 10 CC-BB-A में होगी। तो ये रूल बनाया गया है, रूल 8DE। और इस रूल को बनाने के पीछे मंशा ये है कि सेक्शन 80ID 6A में का अनुपालन किया जाए, और उसके अलावा 80ID के 3-4 का अनुपालन किया जाए, तो जहाँ पे प्रेस्क्राइब वर्ड इस्तेमाल भी किया गया है। तो ये था 80 CC-BA फॉर्म। अगर आपको ध्यान से देखना हो तो आप ऑडिट रिपोर्ट, ये फॉर्म है, इसको खोल के पूरा एग्जामिन कर सकते हैं। जनरली ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्म एक तरह के ही होते हैं। और होटल का मतलब वो
2 स्टार, 3 स्टार या 4 स्टार कैटेगरी का होटल हो सकता है, होना चाहिए, उससे कम नहीं। और 5 स्टार होटल के लिए ये फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, ना ही 1 स्टार के लिए उपलब्ध है। इनिशियल असेसमेंट ईयर क्या होना चाहिए होटल के केस में? वो है जब होटल का बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस ऑफ द होटल स्टार्ट फंक्शनिंग। और यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आ सकता है कि होटल जब गेस्ट लेना शुरू कर देगा या होटल का कंस्ट्रक्शन जब शुरू होगा, तो क्या चीज़ होनी चाहिए? तो होटल का बिजनेस क्या है? होटल का बिजनेस है कि गेस्ट को आमंत्रित करना और उनको ठहराना। तो जब तक कि होटल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तब तक वो ये काम तो हो नहीं रहा। तो वी कैन से कि जब वो गेस्ट को आमंत्रित करना शुरू कर देता है, दैट इज द टाइम व्हेन द बिजनेस ऑफ द होटल स्टार्ट फंक्शनिंग। और कन्वेंशन सेंटर के लिए जो इनिशियल असेसमेंट ईयर है, जब से शुरू होगा उसके लिए जो डिडक्शन है, जब वो कन्वेंशन सेंटर कमर्शियल बेसिस पे ऑपरेशंस शुरू कर देगा। और स्पेसिफाइड एरिया का मतलब है नेशनल, एनसीटी, दिल्ली और जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद, ये मिला के स्पेसिफाइड एरिया बनता है कि होटल जो स्पेसिफाइड एरिया में है। तो स्पेसिफाइड एरिया के लिए खास तौर पे ये प्रोविजन किया गया है होटल्स के लिए, वहाँ पर होटल इंडस्ट्री को एनकरेज करने के लिए। और स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट हैविंग ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको भी यहाँ स्पेसिफाई किया जा रहा है कि ये कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं। जैसे आगरा, जलगांव, औरंगाबाद, कांचीपुरम, पुरी, भरतपुर, छतरपुर, बेलारी, साउथ 24 परगनास, चमोली, रेजा, गया, भोपाल, पंचमहल, कामरूप, ग्वालपारा, नगांव, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, नीलगिरी, ये सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके स्टेट हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का साइट वहाँ पे जरूर होगा। इसी वजह से उनका नाम इस तरह से इस लिस्ट में ला के रखा गया है। तो अगर शॉर्ट में देखा जाए तो यहाँ पे 100% 5 ईयर्स के लिए डिडक्शन मिल रहा है होटल्स को, कन्वेंशन सेंटर को, और उन होटल्स को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे हैं। ऐसे होटल जो स्पेसिफाइड एरिया में हैं, जैसे कि हमने देखा कि जो स्पेसिफाइड एरिया डिफाइन किया गया है खासतौर पे जो नेशनल कैपिटल रीजन के लिए, ATID सेक्शन बेसिकली नेशनल कैपिटल रीजन में जो स्पेसिफाइड एरिया माने जा रहे हैं उनके लिए ये है। उसके बाद आते हैं सेक्शन 80IE पर। सेक्शन 80I एक स्पेशल प्रोविजन है जिसमें कि जो अंडरटेकिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है उनके लिए है, और 2007 से लेकर जो 2017 के बीच में जो अंडरटेकिंग अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू करती है या कोई सब्सटैंशियल एक्सपेंशन करती है अपने मैन्युफैक्चरिंग का, या कोई भी और एलिजिबल बिजनेस वो कर रही है, उसके केस में 10 लगातार असेसमेंट ईयर्स तक ये प्रोविजन है कि 100% ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स उसका डिडक्ट होगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो अंडरटेकिंग मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी कर रही हैं उनके लिए बनाया गया है, या कोई एलिजिबल बिजनेस कर रही हैं। एलिजिबल बिजनेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। एलिजिबल बिजनेस ये बिजनेस हैं जो कि होटल का बिजनेस नॉट बिलो 2 स्टार, और एडवेंचर एंड लेजर स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग रोप वे, जो रस्सी पर ट्रॉली वगैरह चलती है, और मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज जो कि नर्सिंग होम के नेचर में है, जिसकी मिनिमम कैपेसिटी 25 बेड की हो, ओल्ड एज होम, या कोई वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है होटल मैनेजमेंट के लिए, या केटरिंग और या फूड क्राफ्ट का कोई इंस्टीट्यूट चला रहा है, एंड एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट चला रहा है, कोई नर्सिंग या पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट चला रहा है,
सिविल एविएशन रिलेटेड ट्रेनिंग दे रहा है, जो हवाई जहाज़ उड़ाने वगैरह की, और फैशन डिज़ाइनिंग, उसमें एयर हॉस्टेस वाली ट्रेनिंग भी शामिल होगी। फैशन डिज़ाइनिंग यानी एयर क्रू जो भी है उसकी ट्रेनिंग, और फैशन डिज़ाइनिंग एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इस तरह का कोई भी इंस्टीट्यूट जो चला रहा है वो भी एलिजिबल बिजनेस है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये सब इंस्टीट्यूट सेटअप हो रहे हैं। रनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड ट्रेनिंग सेंटर, आईटी से रिलेटेड ट्रेनिंग सेंटर रन कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर कर रहा है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम जो बिजनेस है। तो ये सब एलिजिबल बिजनेस हैं, और एलिजिबल बिजनेस के लिए 100% रिडक्शन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ये था 2017 अप्रैल तक, जहाँ पर वो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या एक्सपेंशन कर रहा है, एलिजिबल बिजनेस ये चला रहा है। और कंडीशंस वही हैं जो सभी सेक्शंस में होती हैं, इसलिए उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। और जो यहाँ दे दिया गया डिडक्शन वो दूसरे सेक्शंस में दे दिया जाएगा, जिससे कि डबल डिडक्शन ना हो जाए। और साथ में ये भी कहा गया कि कुल पीरियड ऑफ डिडक्शन जो है सभी सेक्शनों में जो लिया जा रहा है वो 10 साल से ज़्यादा का नहीं होगा। जैसे कभी एसएससी किसी सेक्शन में ले लेता है किसी साल में, और किसी साल में किसी और सेक्शन में ले लेता है डिडक्शन, तो कुल डिडक्शन जो है 10 साल से ज़्यादा का नहीं होगा। ये हुई 80IE की बात। अब आते हैं 80J पर। 80J, as you can see, has been deleted. 80JJ has also been deleted. 80JJA. So this is a deduction in respect of profits and gains from business of collecting and processing of biodegradable waste. ऐसा वेस्ट जो कि बायोडिग्रेडेबल है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, उसको कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, क्योंकि दैट इज एन एक्टिविटी टू बी एनकरेज्ड। जहाँ पर भी ग्रॉस टोटल इनकम किसी एसएससी की, उसमें शामिल है प्रॉफिट्स एंड गेंस जो कि डिराइव कर रहा है वो ऐसे बिजनेस से जो कि कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग और ट्रीटमेंट यानी उसका कुछ उसमें केमिकल्स मिला के उसको ठीक करना। बायोडिग्रेडेबल, जो डिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल यानी जो ऑर्गेनिक तरीकों से डिग्रेड होता है, और पर्पस क्या है कि फॉर जनरेटिंग पावर और फॉर प्रोड्यूसिंग बायो फर्टिलाइजर्स और फॉर मेकिंग बायो पेस्टिसाइड्स और अदर बायोलॉजिकल एजेंट्स और फॉर प्रोड्यूसिंग बायोगैस या मेकिंग पैलेट्स और ब्रिकेट्स फॉर फ्यूल, जैसे छोटी छोटी गोलियां या बड़े बड़े थोड़े साइज की डंडियां बनाना, ब्रिकेट्स फॉर फ्यूल या ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए। तो जो इस टाइप का बिजनेस कर रहा है उसको अलाउ किया जाएगा इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी डिडक्शन होल ऑफ द सच प्रॉफिट्स, पूरा 100% प्रॉफिट्स एंड गेन्स, और 5 साल के लिए दिया जाएगा कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स के लिए, शुरू करते हुए विद दैट असेसमेंट ईयर विच इज रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर, जिसमें कि वो बिजनेस शुरू होता है या बिजनेस कमेंस हो रहा है। तो ये 5 साल के लिए कंप्लीट उसके टैक्स फ्री है वो बिजनेस। ये कहीं भी किया जाए, इसमें कोई एरिया नहीं है कहीं कहाँ पे सेटअप हो रहा है क्या है, बस जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको कलेक्ट करना और उससे बायो फर्टिलाइजर बनाना, बायो पेस्टिसाइड बनाना है, पावर जनरेट करना है, बायोलॉजिकल एजेंट्स और दूसरे काम कर सकते हैं बॉडी के लिए भी, या बायोगैस या पैलेट्स या ब्रिकेट्स फ्यूल के लिए बनाना, और या फिर ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार करना, मैन्योर यानी फर्टिलाइजर होता है। उसके बाद है 80JJAA। 80JJAA जहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी टू whom सेक्शन 44AB अप्लाइज। सेक्शन 44AB अप्लाइज का मतलब क्या है कि उसका जो टर्नओवर है वो
1 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। और जिसके ग्रॉस टोटल इनकम में प्रॉफिट्स एंड गेन्स हैं जो कि वो डिराइव कर रहा है ऐसे बिजनेस से, deriving from the business, they shall, subject to the conditions, be allowed a reduction of an amount equal to 30%. 30% deduction मिलेगा of the additional employee cost incurred in the course of such business in the previous year, including the assessment year relevant to previous year in which such employment is provided. अगर वो additional employment दे रहा है और उस पर ये बात आएगी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या चीज़ होती है, इसको अभी समझा जाएगा। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो भी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट वो बेयर कर रहा है, उस एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का 30% डिडक्शन के रूप में उसको मिलेगा, जो कॉस्ट वो बेयर कर रहा है इन द कोर्स ऑफ सच बिजनेस। और ये 3 असेसमेंट ईयर्स के लिए उसको मिलेगा। और नॉर्मल कंडीशंस हैं कि वो स्प्लिट या कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्ट होके ना बना हो, और रिन्यूअल हो सकता है बिजनेस का, और ऑडिट रिपोर्ट उसको फर्निश करनी पड़ेगी। अब आते हैं एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट के डेफिनेशन पे। तो इसका डेफिनेशन है कि टोटल एमोल्यूमेंट्स विच आर पेड और पेएबल टू द एडिशनल एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जितने उसने एडिशनल एम्प्लॉयज एम्प्लॉय किए थे, उस पर जो भी उसने खर्चा किया, टोटल एमोल्यूमेंट जो उसने पे किए, provided that in the case of an existing business the additional employee cost shall be nil. Additional employee cost को nil माना जाएगा if there is no increase in the number of employees. अगर एम्प्लॉय का नंबर नहीं बढ़ता है, जो भी लास्ट डे ऑफ द पिछले साल पे जो एम्प्लॉयज थे उनका अगर एम्प्लॉयज का नंबर नहीं बढ़ता, केवल एमोल्यूमेंट बढ़ जाता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट nil मानी जाएगी। अगर एम्प्लॉय नहीं बढ़े या एम्प्लॉयमेंट एमोल्यूमेंट्स आर पेड अदरवाइज दैन बाय एन अकाउंट पेड चेक, और अगर एम्प्लॉय बढ़ भी गया लेकिन एमोल्यूमेंट्स यानी उसकी जो सैलरी है उसको अकाउंट पे चेक से ना देके, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट से ना देके, या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ना देके, बैंक अकाउंट से थ्रू ना करके, किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड से जिसको पेमेंट ना किया जाए, यानी कि कैश में कर दिया जाए पेमेंट, तो कैश में किए पेमेंट के लिए ये एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट nil मानी जाएगी। और provided further that in the first year of a new business, emoluments paid or payable to employees employed during that previous year shall be deemed to be the additional employee cost. और अगर कोई नया बिजनेस शुरू हुआ प्रीवियस ईयर में, तो जितना भी एमोल्यूमेंट उनको दिया जा रहा है वो पूरा का पूरा एमोल्यूमेंट। तो सोचिए कोई अगर नया बिजनेस शुरू करता है, नए एम्प्लॉयज रखता है, तो उनको जितनी भी टोटल एमोल्यूमेंट्स वो दे रहा है, दैट वो पूरे के पूरे एमोल्यूमेंट्स ऐसे माना जाएगा कि वो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है। और एडिशनल एम्प्लॉय क्या होता है, इसको डिफाइन करने में उन्होंने कहा कि एडिशनल एम्प्लॉय एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसका एम्प्लॉयमेंट हुआ गया रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी जिसको कि प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉय किया गया, एंड हुज एम्प्लॉयमेंट हैज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड बाय द एम्प्लॉयर, और उससे कुल नंबर बढ़ गया जो पिछले साल के में एम्प्लॉयज थे उससे एक ज़्यादा। यानी मान लीजिए कि पिछले साल में 100 एम्प्लॉय थे, अगर उसने एक एम्प्लॉय निकाल दिया और एक एम्प्लॉय रख लिया तो कोई एडिशनल एम्प्लॉय नहीं आया। पिछले साल के लास्ट डे पे जितने एम्प्लॉय थे उसमें कोई बढ़ोतरी होनी चाहिए, तभी एडिशनल एम्प्लॉय माना जाएगा। एंड 2A में लिखा है कि एन एम्प्लॉय हुज टोटल एमोल्यूमेंट्स आर मोर देन 25,000 रुपीज पर मंथ। ये भी कंडीशन है कि ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं कि वो छोटा मोटा एम्प्लॉय रख लिया, कम से कम एक महीने में 25,000 सैलरी उसकी होनी चाहिए। An employee for whom the entire contribution is paid by the government under the employees pension scheme
notified in accordance with the provisions of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act. और वो ऐसा एम्प्लॉय होना, सॉरी लेट मी क्लैरिफाई दिस, कि 25,000 रुपये से ऊपर पाने वाला उसमें नहीं होना चाहिए, यानी कि छोटे एम्प्लॉयमेंट के लिए ये सेक्शन बना हुआ है, बड़े एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है ये, जिससे कि कम सैलरी वाले एम्प्लॉयज़ भी रखे जाएं जो 25,000 पर मंथ से कम सैलरी पा रहे हैं। क्योंकि 25,000 से जो ज़्यादा पा रहे हैं वो एडिशनल एम्प्लॉय नहीं मानेंगे, और जिस एम्प्लॉय का पूरा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में सरकार दे रही है वो भी नहीं माना जाएगा, और कोई ऐसा एम्प्लॉय जो कि 240 दिन से कम के लिए एम्प्लॉय किया गया वो भी एडिशनल एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा, या जो एम्प्लॉय रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि रेगुलराइज्ड एम्प्लॉय होना चाहिए जो कि 25,000 उससे कम की सैलरी प्राप्त कर रहा है। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को एनकरेज करने के लिए है। Provided that in the case of an assessee who is engaged in the business of manufacturing of apparel or footwear or leather products, अगर assessee leather, apparel यानी कपड़े पहनने वाले, पैर के जूते, फुटवियर या लेदर के प्रोडक्ट्स बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो provisions of subsection C shall have effect as if for the words 240 days, 150 days has been substituted. Apparel, footwear और leather products के बिजनेस में एम्प्लॉय को छुट्टी ज़्यादा देनी पड़ती है, तो इसलिए वहाँ के लिए 150 डेज भी पर्याप्त माना गया है इस सेक्शन के प्रावधान के अंतर्गत डिडक्शन के लिए। और इसके बाद बशर्ते ये कहा जा रहा है कि जहाँ पर एम्प्लॉय को एम्प्लॉय किया गया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 240 दिन से कम के लिए या 150 दिन से कम के लिए, जैसा भी केस है, लेकिन but is employed for a period of 240 days or 150 days as the case may be in the immediately succeeding year, लेकिन उसके अगले साल में उसको 240 दिन के लिए एम्प्लॉय कर लिया गया, he shall be deemed to have been employed in the succeeding year, तो उसको ये मान लिया जाएगा कि उसका नया एम्प्लॉयमेंट किया गया है सक्सीडिंग ईयर में, एंड प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली, और इस तरह से जब ये मान लिया जाएगा उसका नया अपॉइंटमेंट किया गया तो वो एम्प्लॉयज़ में बढ़त मानी जाएगी जो उसके पिछले साल में नहीं थी। यदि किसी एक साल में मान लीजिए उतना टाइम वो काम नहीं कर पाता तो उस साल के लिए तो वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, लेकिन एडिशनल एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा, लेकिन अगले साल के लिए फिर माना जा सकता है। अगर अगले साल में वो 240 डेज के लिए एम्प्लॉय हो गया, या अपैरल फुटवियर लेदर इंडस्ट्री है तो उसमें 150 डेज के लिए। इमोल्यूमेंट शब्द को भी डिफाइन किया गया है कि इमोल्यूमेंट्स का मतलब है कोई भी राशि जो उसको पे की जाती है एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयमेंट के एवज में, इन ल्यू ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, बाय वट एवर नेम कॉल्ड, और उस राशि को किसी भी नाम से बुलाया जाए, बट डज नॉट इंक्लूड एनी कॉन्ट्रीब्यूशन पेड और पेएबल बाय द एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन फंड। लेकिन इसमें इमोल्यूमेंट में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है पेंशन फंड में या प्रोविडेंट फंड में वो राशि शामिल नहीं होगी। किसी भी और फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए तो वो राशि इमोल्यूमेंट्स में शामिल नहीं होगी। पेंशन फंड या प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का वो इमोल्यूमेंट्स में इस सेक्शन के पर्पज से नहीं माना जाएगा। एंड एनी लमसम पेमेंट पेड और पेएबल टू एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय को लमसम पेमेंट किया गया एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस, जब उसके सर्विस का टर्मिनेशन हुआ था उस टाइम पे, और सुपर एनुएशन और रिटायरमेंट, ग्रेजुटी, सिवरेंस पे यानी अलग कर देने के लिए जो पे दी जाती है, लीव एनकैशमेंट, वॉलंटरी रिट्रेंचमेंट बेनिफिट। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है जब कई लोगों को एक साथ नौकरी से निकाल दिया जाता है अर्थव्यवस्था के खराब होने पर। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन को कम्यूट करा लेना, यानी कि एक साथ मिलने के बजाय धीरे धीरे मिलती जाएगी,
धीरे धीरे मिलने का एक साथ मिल जाएगी, एंड द लाइक, और इसी तरह के। यानी ये जो लमसम पेमेंट्स हैं जो एम्प्लॉय को दिए जाते हैं टर्मिनेशन ऑफ सर्विस के समय पे, या सुपर एनुएशन पे, या वॉलंटरी रिटायरमेंट पे, वो भी इसमें एमोल्यूमेंट्स में शामिल नहीं होंगे। उसके बाद ये जो प्रावधान है इस सेक्शन के, जैसे वो जो अमेंडमेंट आया था फाइनेंस एक्ट 2016 के बाद, उसके पहले जैसे थे वैसे ही अप्लाई करेंगे किसी एसएससी को टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर एनी असेसमेंट ईयर ऑन और बिफोर। मतलब ये जो एक्ट में प्रावधान आए हैं वो उसका क्लेम 16-17 असेसमेंट ईयर या उससे पहले के असेसमेंट ईयर्स के लिए ही वैलिड रहेगा। यानी कि ये प्रावधान 1 अप्रैल 2016 को लाके खत्म कर दिया गया। 80JJAA के बाद है 80K। K has been omitted. 80L, deductions in respect of certain securities and dividends etc. has been deleted. और 80LA, 80LA डिडक्शन है फॉर ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। और ये 80LA का डिडक्शन लाया गया 1/4/2020 से, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेश डिडक्शन लाया गया 80LA नाम से। जहाँ पर भी किसी एसएससी की ग्रॉस टोटल इनकम, जो कि एसएससी एक शेड्यूल बैंक है या कोई भी बैंक है जो कि इनकॉर्पोरेट किया गया रहा है इंडिया से बाहर की किसी कंट्री में, यानी ये तो इंडिया का बैंक है या बाहर का बैंक है, एंड हैविंग एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, और उसका एक बैंकिंग यूनिट होगा जो कि ऑफशोर हो। ऑफशोर यानी उस देश में नहीं है, किसी दूसरे देश में है। और ऑफशोर बैंकिंग यूनिट एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर है, और ऐसे एसएससी की जो इनकम है उसमें शामिल है, इंक्लूड्स एनी इनकम में वो इनकम शामिल है जो कि सेक्शन 2 में लिखी हुई है, तो ऐसे केस में दे शैल बी अलाउड किया जाएगा डिडक्शन ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू 100% 5 साल के लिए कंसेक्यूटिवली, beginning with that assessment year relevant to the previous year, in which the permission under clause A of subsection 1 of section 23 of the Banking Regulation Act, या परमिशन या रजिस्ट्रेशन अंडर सेबी एक्ट या कोई भी और रेलेवेंट लॉ के तहत अगर ऑब्टेन किया गया था, यानी उस असेसमेंट ईयर से जब परमिशन मिला तो वहां से शुरू करके 5 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स तक 100% डिडक्शन मिलेगा। किस तरह की इनकम पे मिल रहा है ये? इनकम रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 shall be the income from an offshore banking unit in a special economic zone, या from the business referred to in subsection 1 of section 6 of the Banking Regulation Act, यानी जो with an undertaking located in a special economic zone or any other undertaking which develops and operates and maintains special economic zone। कोई भी ऐसे अंडरटेकिंग का बिजनेस जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन चला रही है और उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लोकेटेड है अगर वो बिजनेस, इसकी बात हो रही है, जिस बिजनेस का रेफरेंस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 6(1) में किया गया रहा, उस बिजनेस से जो इनकम प्राप्त होती है या किसी ऑफशोर बैंकिंग यूनिट से जो बिजनेस इनकम प्राप्त होती है, या फ्रॉम एनी यूनिट ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है उसके यूनिट से इनकम प्राप्त हो रही है, फ्रॉम इट्स बिजनेस फॉर विच इट हैज बीन अप्रूव्ड, जिस बिजनेस के लिए वो अप्रूव किया गया रहा है,
कि वो एक ऐसा सेंटर खोलेगा, सेटिंग अप इन सच ए सेंटर इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ये IFSC खोलेगा, जिस बिजनेस के लिए ये अप्रूव किया गया कि वहाँ पे वो ये सेंटर को खोलेगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। उसके किसी भी यूनिट से कोई इनकम आती है तो उसके रिलेशन में ये डिडक्शन मिल रहा है। 100% डिडक्शन जहाँ पर फॉर 5 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स, और उस साल से शुरू करके जिस साल में वो अप्रूवल होता है, परमिशन आती है, और बाकी 5 साल और साल के लिए 50% ऑफ इनकम का डिडक्शन, कुल मिला के 10 साल हो गए। और जहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम एसएससी की जो कि एक यूनिट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, उसमें शामिल है कोई ऐसी इनकम जो कि जिसका रेफरेंस सबसेक्शन 2 में किया जा रहा है, तो अलाउ किया जाएगा इस सेक्शन के प्रावधानों के अनुसार एक डिडक्शन अलाउ किया जाएगा फ्रॉम सच इनकम, ऐसी इनकम से, और वो डिडक्शन होगा 100% ऑफ सच इनकम फॉर एनी 10 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स। एक यूनिट है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में है, उसके यूनिट को डिडक्शन दिया जा रहा है एट द ऑप्शन ऑफ द एसएससी, बट आउट ऑफ 15 ईयर्स, जो भी 5 से 15 साल में से कोई 10 साल वो कंसेक्यूटिव एसएससी के ऑप्शन से चूज कर सकता है। वो उस साल से शुरू करके जब परमिशन उसको मिला था उस काम को करने के लिए, और उसके बाद 15 साल गुजरने में 15 सालों में कोई 10 साल वो खुद चूज कर सकता है। तो इस केस में ये इस तरह से 100% रिडक्शन 10 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। तो जो इनकम जिस पे मिल रहा है वो सब इनकम हमने पढ़ाई है। और सब सेक्शन 3 ये कहता है कि कोई भी डिडक्शन इस सेक्शन के तहत नहीं दिया जाएगा जब तक कि एसएससी रिटर्न के साथ वो ऑडिट एक रिपोर्ट नहीं देगा जो फॉर्म में जो कि स्पेसिफाई किया गया CBDT के द्वारा 80LA के क्लॉज सबसेक्शन 2(1) में। जैसे कि वो सेक्शन इमीडिएटली बिफोर इट सब्स्टिट्यूशन बाय दिस सेक्शन, जब वो सेक्शन सब्स्टिट्यूट करके ये सेक्शन बना दिया गया और जैसा कि अकाउंटेंट वर्ड डिफाइन किया गया, तो वही ऑडिट यहाँ पर रिपोर्ट की बात की जा रही है। और एक कॉपी परमिशन की भी उसको लगानी पड़ेगी अपनी रिटर्न ऑफ इनकम के साथ। और उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर को डिफाइन किया गया है कि वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट में जिस तरह से डिफाइंड है वही डेफिनेशन यहाँ इंपोर्ट की जा रही है। And with that, we end 80LA. We come to 80M. और 80M में 80M को 14(2004) से ओमिट किया गया था, लेकिन एक और 80M सेक्शन इंसर्ट किया गया है 80LA के बाद फाइनेंस एक्ट 1421 से, ये विद इफेक्ट फ्रॉम 14/2021 इसको इस सेक्शन को लाया गया है। तो देखते हैं कि किस तरह का डिडक्शन यहाँ दिया जा रहा है। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स पे ये डिडक्शन है, where the gross total income of a domestic company in any previous year includes any income by way of dividends from any other domestic company or a foreign company or a business trust, there shall, in accordance with and subject to the provisions of this section, be allowed in computing the total income of such domestic company a deduction of an amount equal to so much of the amount of the income by way of dividends received from such other domestic company or foreign company or business trust as does not exceed the amount of the dividend distributed by it on or before the due date. तो यहाँ पर जो भी डिविडेंड उसने डिस्ट्रीब्यूट किया था उससे ज़्यादा का रिडक्शन नहीं दिया जा सकता, लेकिन
अगर उसकी ग्रॉस टोटल इनकम डोमेस्टिक कंपनी की है तो डोमेस्टिक कंपनी की ग्रॉस टोटल इनकम में डिविडेंड इनकम शामिल है जो कि उसको किसी दूसरे डोमेस्टिक कंपनी से मिल रही है या किसी फॉरेन कंपनी से मिल रही है या किसी बिजनेस ट्रस्ट से मिल रही है, तो उसको अलाउ किया जाएगा कंप्यूटिंग टोटल इनकम को कंप्यूट करने में एक डिडक्शन इक्वल टू सो मच ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड्स रिसीव्ड फ्रॉम सच अदर डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट एज डज नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इट ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। यानी जो डिविडेंड ये डोमेस्टिक कंपनी खुद डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उससे ज़्यादा, यानी उस हद तक का जो डिडक्शन इसमें है, और अमाउंट के लिए लिखा हुआ है कि डिडक्शन ऑफ अमाउंट इक्वल टू सो मच ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड। जो डिविडेंड उसे प्राप्त हो रहे हैं वो अगर जो डिविडेंड वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उससे ज़्यादा नहीं है, अगर उस हद तक के जो वो खुद डिस्ट्रीब्यूट करती है तो वो डिडक्शन मिलेगा जो भी डिविडेंड उसने प्राप्त किया है डोमेस्टिक कंपनी से या फॉरेन कंपनी से या बिजनेस ट्रस्ट। यानी वो देखेगा कि कितना डिविडेंड मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, कितना डिविडेंड मैंने फॉरेन कंपनीज और इंडियन कंपनी से प्राप्त किया बिजनेस ट्रस्ट से, और डिडक्शन उतने हद तक ही मिलेगा जो डिविडेंड उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जो डिविडेंड प्राप्त कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो उसको उतना डिडक्शन इसमें नहीं मिलेगा। वेयर एनी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द डोमेस्टिक कंपनी हैज बीन अलाउड अंडर सबसेक्शन 1, और एक बार जो डिडक्शन सबसेक्शन 1 में अलाउ हो गया, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है डोमेस्टिक कंपनी के द्वारा उसके रिस्पेक्ट में, तो कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा किसी और प्रीवियस ईयर में उस अमाउंट पे। यानी एक अमाउंट पे एक ही बार डिडक्शन भी मिल सकता है। और जो ड्यू डेट का वर्ड यूज किया जा रहा है मीन्स द डेट 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139। तो ड्यू डेट मीन्स वही 139(1) का जो डेट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई डोमेस्टिक कंपनी को किसी फॉरेन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट से कोई डिविडेंड मिलता है, अगर वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है तो टू द एक्सटेंट उसने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया उसको डिडक्शन मिल जाएगा उस पूरे अमाउंट का जो उसने डिस्ट्रीब्यूट किया आउट ऑफ द इनकम विच ही हैज रिसीव्ड एज डिविडेंड। और एक बार आपने एक प्रीवियस ईयर में एक डिडक्शन दे दिया तो किसी और प्रीवियस ईयर में फिर वो डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। ये बात यहाँ पे एटीएम में कही गई। एटीएम के बाद है 80MM। 80MM इज डिलीटेड, इसके आते हैं 80N, दिस इज ऑल्सो डिलीटेड। 80O, okay, we'll do 80O and then we'll end this part of the webinar. We'll start जो कि बहुत ही important डिडक्शन है in the morning tomorrow at 10 AM. So 80O क्या कहता है? 80O is the deduction in respect of royalties received from certain foreign enterprises. तो एसएससी की ग्रॉस टोटल इनकम में, जो कि अगर एसएससी कोई इंडियन कंपनी है या कोई और पर्सन है जो कि इंडिया में रेसिडेंट है, अगर उसकी इनकम में शामिल है ऐसी इनकम जो वो रिसीव कर रहा है किसी फॉरेन स्टेट की गवर्नमेंट से या फॉरेन एंटरप्राइज से एज ए कंसिडरेशन कि इंडिया से बाहर कोई पेटेंट, इन्वेंशन, डिज़ाइन या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का इंडिया से बाहर यूज़ किया जा रहा है, और ऐसी इनकम अगर कन्वर्टेबल है फॉरेन एक्सचेंज में इंडिया में,
और उसको having been received in the convertible foreign exchange outside India or having been converted into foreign exchange outside India is brought into, या फिर इंडिया ले आई जाती है by or on behalf of the assessee, यानी इंडिया में लाना जरूरी है इस इनकम को, लेकिन पेटेंट, इन्वेंशन, डिजाइन या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को बाहर यूज कराने के लिए अगर कोई पेमेंट करता है बाहर से आपको किसी भी एसएससी को, तो उसको वो डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा? 40% फॉर एन असेसमेंट ईयर बिगिनिंग ऑन 2001, 2002 से 30%, 2003 से 20%, और उसके बाद 2004 से 10%। और किस चीज़ का 10%? ऑफ द इनकम सो रिसीव्ड इन और ब्रॉट इन टू इंडिया। In computing the total income of the assessee, and no deduction shall be allowed in respect of the assessment year beginning on 1st day of April 2005 and any subsequent year. और 2005 onward इसको खत्म कर दिया गया। Provided that such income is received in India within a period of 6 months. इनकम 6 महीने में रिसीव हो जानी चाहिए इंडिया में, और कोई भी डिडक्शन जो है इस सेक्शन में नहीं अलाउ किया जाएगा जब तक कि एसएससी सर्टिफिकेट नहीं दे देता है प्रिस्क्राइब फॉर्म में अलॉन्ग विद द रिटर्न ऑफ इनकम, ये सर्टिफाई करते हुए कि डिडक्शन हैज बीन करेक्टली क्लेम्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन। तो ये डिडक्शन क्लेम करने के लिए एसएससी को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा प्रिस्क्राइब फॉर्म में रिटर्न ऑफ इनकम के साथ देना पड़ेगा, जिसमें ये सर्टिफिकेट होगा कि डिडक्शन को उसने सही ढंग से क्लेम किया था, जो एक तरह से सेल्फ सर्टिफिकेशन मांगा जा रहा है यहाँ एसएससी का। और कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज मीन्स दैट फॉरेन एक्सचेंज जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको ट्रीट करता है कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज फॉर द पर्पस ऑफ लॉ। फॉरेन एंटरप्राइजेज मीन्स अ पर्सन हु इज अ नॉन रेजिडेंट। फॉरेन एंटरप्राइज को डिफाइन किया गया पर्सन हु इज अ नॉन रेजिडेंट, एनी पर्सन हु इज अ नॉन रेजिडेंट उसको वो फॉरेन एंटरप्राइज है। सर्विसेज रेंडर्ड और एग्रीड टू बी रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया का मतलब है सर्विसेज रेंडर्ड फ्रॉम इंडिया बट शैल नॉट इंक्लूड सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। फ्रॉम इंडिया हो सकता है बाहर दी गई सर्विस इंडिया से दी गई हो, लेकिन उसमें वो सर्विसेज नहीं शामिल होंगी जो इंडिया में ही रेंडर की गई। उसके बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या ऐसी कोई भी अथॉरिटी जिसको ऑथराइज किया गया रहा है किसी भी लॉ के तहत फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स कि वो पेमेंट्स को रेगुलेट करे या डीलिंग्स को रेगुलेट करे फॉरेन एक्सचेंज। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग्स को रेगुलेट करने के लिए बनाई जाती है, वो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसको यहाँ पे रेफर किया जा रहा है। और इस प्रकार से उनको एनकरेज करने के लिए जो लोग अच्छा कोई पेटेंट, इन्वेंशन, डिज़ाइन या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क बनाते हैं अपने लिए, तो वो उसको बाहर बेच सकते हैं, उसके लिए वो पेमेंट प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको एक डिडक्शन इसमें दिया जा रहा है। 80O के बाद आता है 80P, एंड 80P इज द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। एक बार इसको रीड करेंगे, देन टुमारो मॉर्निंग इसको हम रिवाइज करेंगे। तो एसएससी अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है और उसकी ग्रॉस टोटल इनकम में सबसेक्शन 2 वाली इनकम शामिल है, तो वो सम्स डिडक्ट होंगे जो कि सबसेक्शन 2 में मेंशन्ड है। तो इसमें क्या मेंशन्ड है कि अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि बिजनेस और बैंकिंग में है, या कॉटेज इंडस्ट्री बिजनेस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केटिंग का बिजनेस है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के परचेज का बिजनेस है, बिना पावर के प्रोसेसिंग करना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, या लेबर का जो डिस्पोजल है अपने मेंबर्स का, कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ द लेबर, फिशिंग और रिलाइड एक्टिविटीज़, ये सारी जो एक्टिविटीज़ पे के लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है, कॉटेज इंडस्ट्रीज को कुटीर उद्योग भी बोला जाता है, और बशर्ते कि उसमें केस में कितना मिलेगा उसको प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस का होल ऑफ द अमाउंट जो एट्रीब्यूटेबल है किसी भी वन और मोर ऑफ सच एक्टिविटीज़ पर, उसकी एक्टिविटीज़ से वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है। तो बशर्ते ये कि अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी
सबसेक्शन 6 या 7 में फॉल कर रही है, यानी फिशिंग है या फिर लेबर बांटती है, तो सोसाइटी के रूल्स जो हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। रिस्ट्रिक्ट द वोटिंग राइट्स इन द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ इट्स मेंबर्स, की वोटिंग राइट्स केवल उनके पास होंगे जो अपना लेबर कंट्रीब्यूट करते हैं, द केस में बी, एंड कैरिंग ऑन फिशिंग एक्टिविटीज़, या फिर वो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही हैं, या स्टेट गवर्नमेंट है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है, प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉलोइंग अंडर दीज सब क्लॉजेज, द रूल्स एंड बायलॉज ऑफ द सोसाइटी रिस्ट्रिक्ट द वोटिंग राइट्स टू द फॉलोइंग क्लास ऑफ इट्स मेंबर्स। तो वोटिंग राइट्स केवल इन लोगों होंगे और किसी के पास नहीं होंगे। तो इसको डेमोक्रेटाइज करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये प्रावधान लाया गया है। इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बीइंग, अगर वो प्राइमरी सोसाइटी है जो कि मिल्क सप्लाई, ऑयल सीड सप्लाई, फ्रूट और वेजिटेबल सप्लाई में डील कर रही है, अपने मेंबर्स को ग्रो नहीं, जो उसके मेंबर्स उगा रहे हैं उनको सप्लाई कर रही है टू फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि या फिर गवर्नमेंट को या फिर गवर्नमेंट कंपनी को, तब भी होल ऑफ द अमाउंट जो उसका बिजनेस का है उसको प्रॉफिट, उसको उसका डिडक्शन उसको मिल जाएगा। यानी ये प्राइमरी सोसाइटी है, तो अब प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि मिल्क सप्लाई, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सप्लाई का काम कर रही है, जो कि उगाए जा रहे हैं या बढ़ाए जा रहे हैं उसके मेंबर्स के द्वारा, और सप्लाई किसको की जा रही है? फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी को, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट कंपनी को। उस तरह से सारे अमाउंट जो है वो उसका गेंस का पूरा अमाउंट डिडक्शन के रूप में उसको उपलब्ध हो जाएगा। और जो सोसाइटीज़ ए और बी की कैटेगरी में आती हैं, तो उतना प्रॉफिट्स एंड गेन जितना कि एट्रीब्यूटेबल है वो होगा उन एक्टिविटीज़ के लिए जो कि एज डज नॉट एक्सीड 100,000 रुपीज़, 1 लाख रुपए, और किसी और केस में 50,000 रुपये। ए और बी में जो आती हैं का मतलब ये हुआ, क्लॉज ए और क्लॉज बी, इसके पहले के जो क्लॉजेज हैं, मिल्क सप्लाई एंड ए वाला जो क्लॉज, उसमें जो भी आती हैं, आइदर इंडिपेंडेंटली ऑफ और इन एडिशन टू ऑल और एनी ऑफ द एक्टिविटीज सो स्पेसिफाइड। तो जो एक्टिविटीज जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि ए और बी के अलावा, अदर देन दो स्पेसिफाइड इन ए और बी एक्टिविटीज कर रही हैं, तो उसके अलावा और भी एक्टिविटीज कर रही हैं, तो आपको उस प्रॉफिट एंड गेन्स को टैक्स करना होगा जो कि उस एक्टिविटी के एट्रीब्यूटेबल है। यानी ए और बी में जो एक्टिविटी मेंशन है उसको एट्रीब्यूटेबल है, लेकिन 100,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होगा, और दूसरे किसी केस में 50,000 से ज़्यादा नहीं होगा। यानी अगर वो एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 1 लाख, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है तो फिर 50,000। तो ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी जो कि कस्टमर्स के, कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए बनी होती है, और रिस्पेक्ट ऑफ इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड्स व्हिच आर डिराइव्ड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी, अपने इन्वेस्टमेंट से जो कि दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसने कर रखा है, पूरी इनकम जो ये वाली है ये डिडक्ट हो जाएगी। और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनकम डिराइव्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम द लेटिंग ऑफ गोडाउन्स और वेयर हाउसेज फॉर स्टोरेज एक्सेट्रा, होल ऑफ द इनकम। और कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉट बीइंग अ हाउसिंग सोसाइटी और अर्बन कंज्यूमर सोसाइटी, या वो अगर ट्रांसपोर्ट बिजनेस वाली सोसाइटी भी नहीं है, या मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस भी नहीं कर रही है एड ऑफ पावर से, ये बिना एड ऑफ पावर के कर सकती है, जहाँ ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड नहीं करती 20,000 रुपये से ज़्यादा, तो जो भी अमाउंट ऑफ इनकम है, जो इंटरेस्ट का इनकम ऑन सिक्योरिटीज और एनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल अंडर सेक्शन 22, वो भी उसके एग्जाम्प्ट हो जाएगी। लेकिन केवल उसके लिए जहाँ ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड नहीं करती 20,000 से ज़्यादा। लेकिन अगर ग्रॉस टोटल इनकम 20,000 से ज़्यादा एक्सीड करती है, तो ये जो इनकम है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे, या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द केस ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि
हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, अर्बन कंज्यूमर सोसाइटी नहीं है, ट्रांसपोर्ट बिजनेस नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस नहीं है, तो उसके लिए वो नॉर्मली द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज विल बी टैक्स्ड. सो एंड अर्बन कोऑपरेटिव कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी को डिफाइन किया गया है कि जो सोसाइटी ऐसे कंज्यूमर्स के लिए है जो कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिमिट्स वगैरह में है, या टाउन एरिया कंटोनमेंट के लिमिट्स में है, या नोटिफाइड एरिया कमेटी के लिमिट्स में जो रहते हैं. और एक बात और कही जा रही है कि जिन लोग, अगर जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो कई सेक्शंस में उसको डिडक्शन मिल रहा है, तो अगर एसएससी एंटाइटल्ड है इन सेक्शंस पे डिडक्शन के लिए, तो जो डिडक्शन सेक्शन 1 में मिल रहा है, जो स्पेसिफाइड है सम्स 2A, B और C में, वो मिलेगा. shall be allowed with reference to the income if any as referred to in those clauses including in the gross total income as deductions. तो जो डिडक्शन उधर मिल गए जिस इनकम पे, उसको दोबारा यहाँ नहीं दिया जाएगा, वो माइनस करके बाकी अमाउंट को यहाँ पे डिडक्शन के रूप में दिया जाएगा. यानी पहले वो डिडक्शंस लगेंगे और उसके बाद इस सब सेक्शन 1 के डिडक्शंस लगेंगे. तो जो प्रोविजंस है इस सेक्शन के वो नहीं अप्लाई करेंगे कोऑपरेटिव बैंक पर, क्योंकि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी नहीं है या प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक नहीं है. तो यानी इस सेक्शन के प्रावधान जो हैं वो कोऑपरेटिव बैंक पर नहीं लगेंगे, उनको ये डिडक्शन नहीं मिल सकता है. एंड तो आप लोग इसको रिवाइज करके आइएगा. वी विल डू अ री रीडिंग ऑफ दिस ATP सेक्शन and we'll start a revision of this section tomorrow morning at 10 a.m. तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो इनकम किस तरह से टैक्स हो रही है, इस पर आपके पास कोई प्रश्न हो उनको भी आप लेके आ सकते हैं. So with that we come to the end of this session.